सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, जब इज़राइल जैसी जाबिराना और ज़ालिमाना क़ुव्वतें डेस्परेट हो जाती हैं तो वह अपना असल और घिनौना चेहरा दुनिया को दिखाती हैं। इज़राइल के मामले में ये बात हैरानकुन है कि उसके एलाइज़ ने अब उसे गज़ा में खून रेज़ी जारी रखने की कितनी आज़ादी दे रहे हैं। आज भी ममालिक इज़राइल से ये उम्मीद रखे बैठे हैं कि वो ख़ुद ही रुक जाएगा। इज़राइल से ये तवक्को करना वह अपने आप रुक जाएगा सरासर बेवकूफ़ी है। इस सूरत हाल को बैनुल अक़वामी मुदाखलत की ज़रूरत है। आज की ख़बरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि इज़राइल को रोकना अब बहुत ज़रूरी है, बल्कि बहुत पहले रोक जाना चाहिए था। पीर को इज़राइल के फार राइट ग्रुप्स ने जेरूसलम डे मार्च के दौरान बैतुल मक़दस की हालत और भी ख़राब कर दी। ये सालाना मार्च इज़राइल के 1967 की जंग के बाद मशरक़ी यरूशलेम पर कब्ज़े को सेलिब्रेट करने के लिए मुनक़्क़िद होता है। इस साल के मार्च में जो कुछ हुआ वह इंतहाई तशवीशनाक है और तमाम फ़लस्तीनियों और मुसलमानों की सख्त तरीन दिल आज़ारी है। कुछ इज़राइलीज़ ने डेथ टू अरब्स और योरमलच बर्न, यानी उन्होंने जो है वो जैसे नारे लगाए कि यरूशलेम की ओल्ड सिटी की गलियों में से गुज़र रहे थे और मुसलमानों की बेसिकली वो दिल आज़ारी कर रहे थे। नाज़रीन, ये लोग मुस्लिम क्वार्टर से गुजरे और फ़लस्तीनी दुकानदारों, राहगीरों और स्कूल के बच्चों पर हमला किया। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इज़राइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गवीर समेत 2000 से ज़ायद इज़राइलियों ने अल-अक्सा मॉस्क कंपाउंड में स्टॉर्म किया। बिन गवीर ने इस जगह से जो कि इस्लाम की तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है, एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें उसने कहा कि वो जंग में फ़तह, तमाम हॉस्टेजेस की वापसी और नए शिन बेट के सरबराह की कामयाबी के लिए दुआ कर रहा है। नाज़रीन, इन इज़राइली ग्रुप्स ने UNRWA के कंपाउंड पर भी हमला किया, जो कि बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ के लिए एजेंसी है। इज़राइली पार्लियामेंट मेंबर यूलिया माल्किनोव्स्की समेत तकरीबन दर्जन भर मुजाहिरीन ने कंपाउंड का मेन गेट चढ़कर अंदर दाखिल हुए। याद रहे कि इज़राइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के RWA को बैन कर दिया है और उस एजेंसी का 70 सालों से जारी लाइफ सेविंग काम रुक गया है। नाज़रीन, ये जो UNRWA का प्रोग्राम है इतना बड़ा भी कवर कर चुके हैं। अब सीज़ फायर की बात करते हैं, जहाँ सूरत हाल फिर से बहुत ज़्यादा मुबहम है। अल जज़ीरा के ज़राए के मुताबिक हमास ने अमरीका की जानिब से पेश करदा सीज़ फायर का जो बेसिकली प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये डील 7 दिन के सीज़ फायर और 2 मराहिल में 10 जिंदा हॉस्टेजेस के रिलीज़ का अहाता करता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी ऑफिशियल्स ने इस क्लेम को मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के मिडल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि जो प्रपोज़ल हमास ने एक्सेप्ट किया है वो बेसिकली अनएक्सेप्टेबल है। हालांकि मज़ीद बात है ये कि एक अमरीकी प्रपोज़ल ही है। इज़राइल के ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि कोई भी इज़राइली हुकूमत इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया मैसेज में वाज़े कर दिया है कि वो तब तक जंग जारी रखेगा जब तक टोटल विक्ट्री हासिल नहीं हो जाती। नाज़रीन, सिर्फ पीर के रोज़ जो इज़राइल की जानिब से हमले हैं उसमें मेडिकल सर्विसेज के मुताबिक कम से कम 81 लोग शहीद हुए, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। 18 मार्च से जब से इज़राइल ने वॉर यानी जंग दोबारा से शुरू की है, 3822 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों की तमाम नज़रें दोहा की जानिब हैं, क्योंकि वो किसी भी सीज़ फायर डील के मुंतज़िर हैं जो कि जिससे बमबारी और जो ये ब्लॉकेड है वो ख़ात्मा हो सके। पूरी की पूरी नाज़रीन जो आबादी है गज़ा की वो कहत साली के किनारे पर है। जब तक बैनुल अक़वामी बरादरी नाज़रीन प्रॉपर एक्शन नहीं रहेगी, ये खून रेज़ी जारी रहेगी। इस खून रेज़ी को रुकना होगा। गज़ा के शहरियों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, गज़ा के बेगुनाह लोगों की हुर्मत की दुनिया को कदर करनी होगी। ये बेगुनाह लोग हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। दुनिया पर लाजिम है कि वो गज़ा की तहरीक आज़ादी की हिमायत करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता जा रहा। लेकिन ये हम सब की इखलाकी और शरई ज़िम्मेदारी है कि हम गज़ा की तहरीक आज़ादी की हर लिहाज से हिमायत करें। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे और गज़ा के हवाले से हर हद तक आवाज़ उठाएंगे। अब चलते हैं दीगर ख़बरों की जानिब। नाज़रीन, बरतानिया से एक ख़बर आई है, लिवरपूल में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है।
लिवरपूल की प्रीमियर लीग विक्ट्री, जो उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल जो वहाँ के इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है, उसने उसका जश्न मनाने के लिए एक विक्ट्री परेड का इनेकाद किया, जहाँ पे एक 53 साला सफ़ेद फाम ब्रिटिश शख्स ने अपनी बेसिकली नाजरीन गाड़ी पूरे वहाँ पे फैंस जहाँ हज़ारों लोग शामिल थे उसके मजमे पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 27 लोग ज़ख्मी हुए बुरी तरह, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ एक बात यह है कि पुलिस ने फौरी तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि यह दहशतगर्दी का केस नहीं है और उस शख्स ने अपने अकेले इंडिपेंडेंटली ये काम किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये काम किसी मुसलमान ने किया होता तो क्या नैरेटिव इतनी जल्दी ये होता? हम सब जानते हैं कि जब भी कोई वाक़या होता है और फ़ौरन अगर कोई परपेट्रेटर उसका ताल्लुक़ इस्लाम से होता है तो किस तरह बैनुल-अक़वामी मीडिया और अथॉरिटीज़ की तरफ से फ़ौरी तौर पर दहशतगर्दी का एंगल को एक्सप्लोर किया जाता है और फिर इस्लामोफोबिया की जानिब राग़िब होती हैं चीज़ें और मुसलमानों की ज़िंदगियाँ मुश्किल बनाई जाती हैं। जब भी कोई वाइट ब्रिटिश शख्स ये काम करता है तो ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट बन जाता है। आइए अब आपको वाक़े की तफसीलात के बारे में बताते हैं। लिवरपूल के नाज़रीन जो खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रीमियर लीग ट्रॉफ़ी के साथ ओपन टैप बस में एक अब सिटी की बेसिकली नाज़रीन गलियों में परेड कर रहे थे। हज़ारों फैंस इस जश्न में शामिल थे। इसी दौरान ये शख्स अपनी एक स्याह कलर की कार लेकर क्राउड में दाखिल हो गया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ में दिखाया गया है कि उसने नाज़रीन जानबूझकर गाड़ी को फैंस के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे कई लोग हवा में उछल के गिरे। एक ऐनी शाहिद हैरी रशीद ने बताया कि वो अपनी बीवी और 2 छोटी बेटियों के साथ परेड में मौजूद था। उसने कहा कि गाड़ी बेसिकली नाजरीन एक बहुत तेज़ी से आई और उसने लोगों को ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पे उसने नाजरीन कहा कि हमने सिर्फ पॉप पॉप और पॉप की आवाज़ सुनी जब लोग कार के बोनट से टकरा रहे थे। जब जो मुजाहिरीन जो बेसिकली वहाँ पे फैंस थे उनको गुस्सा आया और उनको तैश में आए तो उन्होंने गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी की तोड़ फोड़ शुरू कर दी। फिर उसके बाद पुलिस ने उसमें नाज़रीन इंटरवेंशन की। 27 ज़ख्मियों में से एक बच्चा और नाज़रीन एक जो बड़ी उम्र के शख्स है वो इस वक्त तशवीशनाक हालत में है। 4 ज़ख्मी जिसमें एक बच्चा वैन के नीचे फंस गए थे और तकरीबन फायर फाइटर्स ने गाड़ी को उठा के उन्हें बचाया। अब नाज़रीन सवाल यही है कि पुलिस ने इतनी जल्दी क्यों ये बताया कि यह दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। उसकी वजह पिछले साल का साउथ पोर्ट इंसिडेंट है। आपको याद होगा कि उसकी वजह से बरतानिया में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी। उसके लिए आपको बताते हैं, हमने अपने शो में भी कवर की थी कि नाज़रीन पिछले साल जुलाई में एक नौजवान ने डांस क्लास में 3 बच्चियों को कत्ल कर दिया था और 10 दीगर लोगों को ज़ख्मी किया। सोशल मीडिया पे गलत मालूमात फैली थी कि बेसिकली जो एक सस्पेक्ट है या जिसको पुलिस ने पकड़ा है वो एक अजाइलम सीकर है, हालांकि वो बरतानिया में पैदा हुआ था। इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पूरे बरतानिया और नॉर्दर्न आइलैंड्स में नाजरीन राइट्स हुए जो कि मुसलमानों और जो तारकीन वतन है उनको टारगेट करते रहे। डिप्टी चीफ कांस्टेबल जेनी सिम्स ने साफ कहा कि हम यकीन रखते हैं कि यह एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और हम उसके रिलेशन में किसी और को तलाश नहीं कर रहे। ये इंसिडेंट टेररिज्म के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म कायर स्टारमर ने इस वाक़ये को अपॉलिंग करार दिया और कहा कि पूरा मुल्क लिवरपूल के साथ खड़ा है। लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने भी अपना सपोर्ट एक्सप्रेस किया और कहा कि वो पुलिस के साथ डायरेक्ट राब्ते में हैं और ये वाक़या इस वक्त हुआ जब लिवरपूल फैंस अपनी टीम को बेसिकली नाजरीन बहुत टाइम के बाद पहली प्रीमियर लीग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। और नाजरीन पेंडेमिक यानी इससे पहले लिवरपूल ने तकरीबन कोविड-19 या जी कोरोना से पहले ट्रॉफ़ी जीती थी और उसके बाद से नाजरीन सेलिब्रेशन जो है ना अलाउ नहीं थी और इसके लिए जो उनका पहला प्रॉपर सेलिब्रेशन था वो नहीं हो सका था, तो उसके बाद से ये पहली उनकी विक्ट्री परेड थी। हकीकत ये है कि जब भी कोई गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ाती है तो फौरी तौर पर दहशतगर्दी का ख्याल आता है, क्योंकि नाजरीन ये जो तरीका है लोगों को मारने का ये एक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है और ये दहशतगर्दाना तंजीमों ने इस्तेमाल किया स्पेशली वेस्ट में। इस मामले में पुलिस की जो है बिल्कुल जो फ़ौरन जो क्विक क्लैरिफिकेशन थी और जो सस्पेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन देना, ये सब कुछ पिछले साल के जो वाक़यात हुए थे उसके सबक से सीखा गया है। बस अगर कोई मुसलमान हो तो भी ऐसी ही क्लैरिफिकेशन सामने आए तो नाज़रीन यही है कि सबको एक ही तरीके से बेसिकली जज करना चाहिए। ऑब्वियसली
स्किन के कलर की वजह से किसी के आपका रद्द-ए-अमल चेंज नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट में इस तरह के मामलात हुए हैं और उसकी वजह से स्पेशली मुस्लिम्स के लिए ज़िंदगी वक्त के साथ साथ वेस्ट में मुश्किल ही हुई है। खैर, हमारे भी जो हमदर्दियाँ हैं वो जो ज़ख्मी हुए हैं लिवरपूल में उनके साथ ही हैं। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स हैं आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने गज़ा में होने वाली इंसानियत सो सूरत हाल का जिक्र किया और फिर एक लिवरपूल में वाक़या उस पर नज़र डाली। अब हम आलमी मार्केटों की सूरत हाल का रुख करते हैं। नाज़रीन, मुआशी इस्तेहकाम ये कोई बड़ा लफ्ज़ नहीं बल्कि हर कामयाब मईशत की बुनियाद है। जब हुकूमतें और रहनुमाओं की पॉलिसीज़ काबिल पेशन गोई हों तो सरमायाकारों को एतमाद आता है, लेकिन जब पॉलिसियों में अचानक रद्दो बदल हो तो बेसिकली मार्केट्स बेचैन हो जाती हैं और इंस्टेबिलिटी आ जाती है। यही कहानी हम आज देख रहे हैं। जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने फिर से अपना महसूलात का मंसूबा बदल दिया है। यूरोपीय इत्तेहाद पर 50% ड्यूटियाँ लगाने की जो धमकी उन्होंने दी थी उसे अब मुलतवी कर दिया है। अब ये 9 जुलाई तक ताख़ीर उन्होंने उसको मुलतवी किया है। अब आपको बताते हैं कि महसूलात क्या होते हैं। नाज़रीन, ये वो इजाफी टैक्सेस हैं जो दरामदी सामान पर लगाया जाता है। मसलन अगर अमेरिका में यूरोपीय गाड़ी दरामद करें तो उस पर 50% इजाफी टैक्स लगेगा, उससे दरामदी सामान महंगा हो जाता है। और नाज़रीन, फिर इस पलट फेर का फौरी असर ये हुआ कि वॉल स्ट्रीट मुस्तकबिली मुआहदों और लंदन के मुस्तकबिली मुआहदा यानी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में उसमें तेज़ी देखी गई। नैस्डैक के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं S&P 500 तकरीबन उन दोनों में 0.9% की तेज़ी देखी गई, जो कि एक लिहाज से ऑब्वियसली अच्छी बात है। जब इनके जो फ्यूचर स्टॉक्स हैं या जो मुस्तकबिली मुआहदे हैं उनमें 0.87% का इजाफा हुआ। नाज़रीन, ये इस बात का इशारा है कि जब मार्केट्स खुलेंगी तो मजबूत आगाज़ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एशियाई मार्केटों में मुख्तलिफ रुझान नज़र आया। MSCI का एशिया का नाज़रीन जो इशारा है वो तकरीबन 0.55% नीचे गया। जापान का निकेई इंडेक्स 0.1% गिरा और हांगकॉन्ग का जो हैंग सेंग इंडेक्स है वो 0.18% नीचे रहा। और चीन का CSI 300 0.56% उसमें मंदी देखी गई। OCBC के एरोन शी का कहना है कि अगरचे यूरोपीय इत्तेहाद के महसूलात की ताख़ीर से मुख्तसर मुद्दती बेहतरी मिली है, लेकिन तजारती ताल्लुकात के हवाले से बुनियादी खदशात अब भी मौजूद हैं। अब डॉलर की कहानी देखते हैं। अमरीकी डॉलर मुसलसल बेसिकली एक उसमें स्ट्रगल है और 5वें मुसलसल माह में कमी की जानिब जा रहा है। 17 के बाद से सबसे तवील नुकसान है अमरीकी डॉलर की वैल्यू में। यूरो एक माह की बुलंदी $1.137 पर तजारत कर रहा है, जबकि जापानी युआन 142.84 पर मुस्तहकम है। जूलियस बेयर के मुआशी माहिर डेविड मायर का तज्जिया ये है कि अमरीकी डॉलर के निज़ाम में तब्दीली हो सकती है। उनका कहना है कि गैर मुनज़्ज़म पॉलिसी साजी, कशीदा माली सूरत-ए-हाल और बड़े बैरूनी कर्ज़ों की वजह से कमज़ोर डॉलर ही कम से कम मुज़ाहिमत का रास्ता नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, अब हम बताते हैं कि ये दोहरा खसारा क्या है, यानी ट्विन डेफिसिट्स क्या है। नाज़रीन, ये दो तरह के खसारों का इम्तजाज है। माली खसारा जब हुकूमत का खर्च आमदन से ज़्यादा हो और तजारती खसारा जब बरामदात से ज़्यादा हो। अमेरिका में दोनों की वजह से डॉलर पर दबाव आ रहा है। नाज़रीन, जब इस तरह की सूरत पाकिस्तान में पैदा होती है तो हमारा रुपये वीक होता है और जब हम IMF के पास हमें जाना पड़ता है या हमें अपने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ जाते हैं। नाज़रीन, डॉलर की जो बेसिकली महफूज पनाहगाह की कशिश कम होने से सरमायाकार मुतबादिल ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। सोना इस साल रिकॉर्ड बुलंदियों पर पहुंच गया है। हालांकि आज 0.3% की कमी के साथ $3,331.8 फ़ी आउंस पर तजारत हो रहा है। इस हफ्ते के अहम वाक़यात की बात करते हैं। सबसे बड़ा तवज्जो का मरकज़ ऑब्वियसली नाज़रीन इन्विडिया की आमदनी पर है, जो बुध को आने वाली है। मसनूई ज़हानत की सनत की ये नुमाइंदा कंपनी पहली तिमाही की आमदनी में 65.9% इजाफे की तवक्को के साथ नताइज पेश करेगी। इन्विडिया क्यों इतना अहम है? नाज़रीन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मसनूई ज़हानत के चिप्स बनाती है, जो कि AI इनकलाब की रीढ़ की हड्डी है। इसके नताइज से पूरी टेक्नोलॉजी की सनत का मिजाज पता चल जाता है। ज़राए के मुताबिक इन्विडिया चीन के लिए नया मसनूई ज़हानत का चिप सेट मुतारिफ़ कराने वाली है, जो कि उसके महदूद H20 मॉडल से काफ़ी सस्ता होगा और जून में बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू होने का इम्कान है। फेडरल पॉलिसी साज़ों की तकरीरें भी इस हफ्ते मुकर्रर हैं और जुमे को अमरीकी बुनियादी PCE कीमत अशारिया का डेटा भी आएगा।
PCE यानी ذاتی استعمال کے اخراجات میں یہ مہنگائی کی پیمائش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بانڈ مارکیٹس میں بھی دلچسپ بیسیکلی ناظرین اس دفعہ معاملات دیکھے جا سکتے ہیں۔ جاپانی حکومتی بانڈز کی پیداوار اپنی تمام وقت کی بلندیوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ عالمی بانڈ کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے ترقی یافتہ معیشتوں میں بڑھتے مالی خساروں کی تشویش ہے۔ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مارکیٹس غیر یقینی صورتحال کو ناپسند کرتے ہیں، ٹرمپ کی تجارتی پالیسی کے اتار چڑھاؤ سے مختصر مدتی تیزی تو آ سکتی ہے لیکن طویل مدتی اعتماد کے لیے مستحکم اور قابل اعتماد پالیسیز لازمی ہیں۔ ناظرین، یہی بات ہم پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کرتے ہیں اور یہی فارمولا پوری دنیا کے لیے ضروری ہے، اور جب پالیسی کے حوالے سے استحکام آتا ہے تو آٹومیٹکلی معاشی استحکام بھی آ جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ایک انتہائی خوبصورت ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بیسکلی ناظرین ہم بچپن سے ایک بات سنتے آتے رہے ہیں کہ حجاز مقدس کی طرف بلاوا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بلاوے پہ ہی آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ عمرہ حج کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور ناظرین یہ جو واقعہ ہوا ہے بیسکلی جو گلف ٹائمز میں بھی رپورٹ ہوا ہے، پوری دنیا اس پہ ششدر رہ گئی ہے۔ تو ناظرین واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان عامر المہدی منصور القذافی جو کہ اس سال حج کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا تھا، عامر کے نام میں نام القذافی ہونے کی وجہ سے انہیں ہوائی اڈے پر سیکیورٹی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ یاد رہے کہ لیبیا کی خانہ جنگی کے بعد سے اب بھی کچھ بیسکلی جو سسٹمز ہیں اس میں قذافی کا نام نشان زد ہے، جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے پہلے کی بات ہے۔ جب ان کا گروپ طیارے میں سوار ہو رہا تھا تو عامر کو ابھی بھی کاؤنٹر پر روکا گیا تھا جہاں پہ ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ ان کی منتوں کے باوجود طیارے کے کپتان نے سیکیورٹی غیر یقینی صورتحال اور سکیجول کی پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں چھوڑ کر جانے پر اصرار کیا، لیکن عامر نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے تب تک نہیں ہلوں گا جب تک حج کی طرف نہ جا رہا ہوں، لیکن اسے جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد ناظرین ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو کہ دنیا نے کو حیران کر دیا، اور یہ ایک انتہائی اگر دیکھا جائے تو ایمان افروز واقعہ ہوا۔ ناظرین جہاز نے اڑان بھری اور پرواز کے دوران اس کو بیسکلی ناظرین فنی خرابی ہوئی اور واپس آنے پر مجبور ہو گیا۔ تاخیر اور معمولی مرمت کے بعد جب یہ دوبارہ اڑا تو ایک اور مسئلے کی وجہ سے دوسری بار واپس آنا پڑا۔ مسافروں اور عملے کے مطابق دوسری دفعہ جب جہاز نے ہنگامی لینڈنگ کی دوبارہ ایئرپورٹ پہ تو کپتان نے اعلان کیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اب تب تک نہیں اڑان بھروں گا جب تک عامر القذافی ہمارے ساتھ اس طیارے میں نہیں ہے۔ حکام نے جلدی سے عامر کو سفر کے لیے کلیئر کیا اور تیسری کوشش میں عامر کے ساتھ طیارہ بغیر کسی واقعے کے اور بغیر کسی مسئلے کے لیے روانہ ہوا اور سعودی عرب پہ بخیر و عافیت اتر گیا۔ اور پھر تصویریں بھی جو آئی ہیں کہ پورے کرو نے عامر القذافی کے ساتھ تصویریں کھچوائیں اور وہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئیں گی، اور کس طرح وہ خوشی سے وہ نہال ہیں اور واقعی میں اس کی بات پوری ہو گئی۔ اور ناظرین یہ جو واقعہ ہے سوشل میڈیا پہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت سے لوگوں نے اسے خدائی مشیت اور قبول شدہ دعا کا نشان سمجھا ہے۔ عامر نے بعد میں مقامی میڈیا سے کہا کہ میں صرف حج پہ جانا چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ میرے نصیب میں لکھا ہے تو کوئی دنیاوی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی کبھی حالات اس طرح بنتے ہیں جو بیسکلی ناظرین جو ہماری جو منطق ہے، جو ہماری ہیومن جو تھنکنگ ہے، یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ ناظرین آج کے شو میں ہم نے آپ کو یہ آبویسلی یہ جو حج کے حوالے سے ایک بڑی اہم سٹوری کا آپ کو بتایا، پھر مارکیٹس کا احوال بتایا، غزہ میں جاری صورتحال کا ذکر کیا۔ ان تمام حوالوں سے ہم آگے بھی ذکر کرتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ شو کا وقت ہو جاتا ہے ختم۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اپنا فیڈ بیک بول کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور ریکارڈ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے معیز الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔